नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र की हुई शुरुआत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। दिल्ली विधानसभा सत्र आज चालू हुआ था, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दोनों में बहस छिड़ गई। बताते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक अपने काम को लेकर के चर्चाओं में थे और वहां पर अपना बजट रखे थे और समस्या को लेकर के विधानसभा स्पीकर के सामने पेश कर रहे थे, वहीं बीजेपी के विधायक रामवीर बिदूड़ी और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर पानी संकट को लेकर के दिल्ली वासियों को मुसीबत का सामना झेलना पड़ा, वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों ने तुरंत उस पर ऐतराज जताया, जहां पर विधानसभा में हंगामा मच गया। बीजेपी विधायक को बाहर जाने का रास्ता बताया, लेकिन साथ साथ बता दें कि जब भी नहीं माने तो वो मार्शल द्वारा बाहर भेजा गया। ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायक क्या जो समस्याएं हैं उनको लेकर के क्या पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा सत्र इस समय चल रहा है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। दिल्ली में सीएम केजरीवाल को मिली है बड़ी राहत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाए जाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। साथ ही कहा है कि याचिका करने वाले पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसी के बाद से लगातार विपक्षी पार्टियां अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही थी। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम पद पर बने रहेंगे। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नया चुनावी कैंपेन लॉन्च किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे एक्टिव मोड में चुनावी मैदान में उतर चुकी है। जहां एक और राजनीतिक पार्टियों का प्रचार अभियान तेज हो चुका है, वहीं आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक चुनावी कैंपेन लॉन्च कर रही है। जहां पहले एक और आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी कैंपेन लॉन्च किया गया था, संसद में भी केजरीवाल, वहीं एक बार फिर से अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी ने सोमवार को एक और अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिली, और वो भी तस्वीर सलाखों के पीछे की। दरअसल आज सोमवार को आम आदमी पार्टी ने नया चुनावी कैंपेन लॉन्च किया, जिसका नाम दिया गया जेल का जवाब वोट से। आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, तब से ही आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर न केवल केंद्र की मोदी सरकार पर आक्रामक तेवर दिखा रही है, बल्कि इस मुद्दे को लेकर के भावुकता से दिल्ली वासियों को जोड़ने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं इस चुनावी कैंपेन में भी ये साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से जो इसका एक पोस्टर जारी किया गया, उस पोस्टर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है, और जो चुनावी कैंपेन का जो नारा दिया गया है वो भी यही दिया गया है कि जेल का जवाब वोट से। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अब इस मुद्दे पर दिल्ली वासियों से न केवल वोट की अपील कर रही है, बल्कि दिल्ली वासियों को भावनात्मक रूप से भी अपनी ओर जोड़ने का काम कर रही है, ताकि इस चुनावी मैदान में ज्यादा से ज्यादा वोट अपनी ओर जोड़ा जा सके। खैर, अब तो ये समय ही बताएगा कि इस चुनावी कैंपेन का आम आदमी पार्टी को कितना फायदा मिल पाता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में जमानत पर बाहर आए आप सांसद संजय सिंह लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। जब से बाहर आए तब से ही किसी न किसी मुद्दे पर सांसद संजय सिंह केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। ऐसा एक तस्वीर आज एक बार फिर से देखने को मिला, जहां संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर से भाजपा पर जुबानी हमला बोला। इस दौरान सांसद संजय सिंह ने चुनावी बॉन्ड को लेकर के एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा।
सांसद संजय सिंह का कहना है कि जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड को लेकर के भाजपा को चुनावी चंदा दिया गया है, वो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कथित शराब घोटाला हुआ, उसके बाद से ही आप नेता लगातार इस शराब घोटाले को चुनावी चंदे से भी जोड़ करके देख रहे हैं, और इसी का परिणाम रहा कि एक बार फिर से आज आप सांसद संजय सिंह ने इस चुनावी बॉन्ड को लेकर के फिर से भाजपा पर निशाना साधा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए दुर्गेश पाठक को मिला ईडी का समन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हां, जहां एक और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी 15 अप्रैल तक इसी मामले में न्यायिक हिरासत में है, वहीं अब ईडी ने एक जांच की आंच में अब आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को भी लिया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि ईडी की तरफ से आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक दुर्गेश पाठक को समन जारी कर ईडी हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए समन भेजा है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक के बाद एक नेताओं को समन भेजा जा रहा है, वो साफ दर्शाता है कि फिलहाल इस मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था, तो उस समय भी आतिशी ने न केवल अपना नाम बल्कि इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम भी लिया था। और अब ईडी ने दुर्गेश पाठक को पेश होने के लिए समन भेजा है। देखना यह होगा कि अब इस समन के बाद दुर्गेश पाठक की मुश्किलें कितनी पड़ती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेम पाठक। सीएम योगी का चुनावी दौरा लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण पर जिन सीटों में मतदान होना है, वहां पर प्रचार प्रसार और प्रबुद्ध वर्ग जन सम्मेलन करने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अन्य राज्यों में जाकर भी बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से राजस्थान पहुंचे थे, वहां पर जाकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, और आज महाराष्ट्र का उनका जो है वो दौरा है, और इस दौरे के दौरान 3 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में संबोधित किया, और वहां पर किस तरीके से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं रही हैं उसका आम लोगों का किस तरीके से साफ तौर पर फायदा पहुंचा, इन सभी चीजों को उन्होंने गिनवाने का काम किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है वो मजबूत हुई है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की दखलंदाजी जो है वो बढ़ी है, इन सभी बातों का उन्होंने जिक्र किया। कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा रहा, उसका भी वो जिक्र करते हुए नजर आए, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पहले की जो योजनाएं हुआ करती थी वो केवल कागजों पर हुआ करती थी, लेकिन अब जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से सीधे तौर पर आम लोगों को योजनाओं का फायदा मिल रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। राजस्थान में चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल। के सियासी रण में सियासी पारा अब गरमाया हुआ है। लगातार प्रदेश के नेताओं ने प्रदेश की सियासत को फिर से गरमाया हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी बैकफुट होती हुई नजर आ रही है। हालांकि लेकिन बीजेपी कहीं कोर कसर नहीं छोड़ रही है। खुद भजन लाल शर्मा इस बार राजस्थान में इसके कमान संभाले हुए हैं। खुद आपको बता दें कि 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रस्तावित दौरा बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर तय हुआ गया है, जिसको लेकर आज खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वहां पहुंचे हैं, और वहां पहुंचकर 36 कौमों के लोगों के साथ वार्ता करेंगे, और वहां पर जीत का एक मूल मंत्र भजन लाल शर्मा की तरफ से दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो मीटिंग है वो होटल मेरियट में रखी गई है। वहाँ पर 36 कौम के लोग आएंगे, वहाँ उनसे भजन लाल शर्मा खुद बात करेंगे, और जो भी सर्व समाज के लोग हैं, उनके जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। बाड़मेर जैसलमेर वो सीट है जहाँ से एक 26 साल के लड़के ने निर्दलीय होकर चुनावी ताल ठोकी है, और खुद
कांग्रेस से आरएलपी का गठबंधन भी वहाँ पे हुआ है, उसको लेकर उम्मीदवार राम बेनीवाल ने भी वहाँ टाल ठोकी है और बीजेपी से वहाँ कैलाश चौधरी ने टाल ठोकी। त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर है, जिसको लेकर बीजेपी में कहीं ना बीजेपी को एक डर है कि जो 25 की 25 सीट का जो बीजेपी टारगेट इस बार लगा रही है वो कहीं ना कहीं इस सीट पर फंस नहीं जाए। इसको लेकर खुद बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है, खुद नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो या फिर राजनाथ सिंह हो, ये कहीं ना कहीं 12 तारीख को यहाँ पर आने वाला है। अभी तक 12 तारीख का जो कार्यक्रम है वो बीजेपी की तरफ से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हालांकि बीजेपी नहीं चाहती है कि इस सीट को वह हारे। राहुल जहांगीर, इंडिया वाइज, जयपुर। उत्तराखंड में एक के बाद एक बढ़ रहे दल बदलाव में घटनाक्रम के राजनीति भी गर्म हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। लोकसभा चुनाव की बेला के दौरान नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। लगातार नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का काम कर रहे हैं और हालत ये हो गई है कि राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के भीतर भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अब तक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी में लगातार दूसरे दलों से आने का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो 15,000 से ज्यादा अब तक ऐसे नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं जो अब तक इससे पहले पूर्व में किसी और दल का प्रतिनिधित्व करते थे। और यही वजह है कि बीजेपी ने अब इस बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए एक फिल्टर करने का काम यहाँ पर करा है और पार्टी एक ऐसे स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करने जा रही है जो आने वाले दिनों में इन नेताओं की छटनी करने का काम करेगा। इनके व्यवहार, इनकी जो चीजें हैं, इनके बयान है, उन सब चीजों पर नजर रखते हुए उनके क्रियाकलापों को देखेंगे, उसके आधार पर इनका चयन करने का काम किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी अब अपने अनुशासन और दूसरी चीजों को बढ़ाने का काम कर रही है ताकि फिल्टर हुए नेता ही पार्टी में आ सके, जो अनुशासित रह सके और पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर सके। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। लखनऊ में पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने पत्नी के साथ ज्वाइन की बीजेपी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। कार्यालय पर आज बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है। आपको बता दें, सपा, बसपा और कांग्रेस व अन्य दलों के लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। वहीं आपको बता दें, फिलहाल हाल में ही रिटायर हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने भी अपनी पत्नी के संग भाजपा ज्वाइन कर ली है। वहीं आज बड़ी संख्या में जो भाजपा में ज्वाइनिंग हुई है, इसको देखते हुए जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भाजपा लगातार जमीन पर काम कर रही है और जो भाजपा का लक्ष्य है 400 सीटों का, वो बहुत जल्द हम लोग पार कर लेंगे। वहीं साफ तौर से जिस तरह से भाजपा में ज्वाइनिंग हुई है, जो कांग्रेस के बताया जा रहा है, कुछ जो पार्षद हैं वो भी आए हैं, जो सपा के हैं या बसपा के हैं या अन्य दल के या निर्दलीय पार्षदों ने भी आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया और अपने न्याय पत्र में जो जो चीजें उन्होंने सम्मिलित की हैं, जो जो वादे किए हैं, अब वह जनता को समझा रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई ताकि न्याय पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया है उसे यूपी की जनता को समझाया जा सके और जनता को बताया जा सके कि न्याय पत्र में यूपी के लिए क्या क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में हुई, जिसमें राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, विधायक दल नेता आराधना मिश्रा मोना समेत तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि जो न्याय पत्र इस बार कांग्रेस ने बनाया है वह जनता द्वारा दिया गया न्याय पत्र है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भी भारत जोड़ो यात्रा की और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उस दौरान जनता से रिव्यू लिया जा रहा था कि जनता क्या चाहती है, युवा क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं, व्यापारी क्या चाहते हैं, कामगार क्या चाहते हैं, महिलाएं क्या चाहती हैं। उसी आधार पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अविनाश पांडे ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए न्याय पत्र में क्या क्या खास है, साथ ही सपा के साथ मिलकर यूपी में भाजपा को बुरी तरह हराने का ऐलान भी किया। कैमरामैन रमेश शंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वाइज।
दिल्ली में बीआरएस नेता के कविता को लगा बड़ा झटका। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। नेता के कविता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि शराब नीति घोटाले मामले में के कविता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि के कविता के अधिवक्ता की तरफ से अंतरिम जमानत याचिका डाली गई थी, जिसके बाद आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। हवाला दिया गया था कि उनके बेटे की परीक्षा है, ऐसे में मां के सपोर्ट की बच्चे को जरूरत रहती है, जिसके चलते आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रायबरेली में एक दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली हैं। रायबरेली में कार्यकर्ताओं के साथ वो सम्मेलन कर रही हैं और जो जीत का मंत्र है वो अपने कार्यकर्ताओं को पढ़ा रही हैं। किस तरह से इस अभेद किले को फतेह करना है और जीत हासिल करना है, इस पर उनके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं से बिल्कुल मुखर हो रही हैं और मुखर होते हुए अपने कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि सलोन विधानसभा के तीनों ब्लॉक में उनके द्वारा लगभग 1 दर्जन सभाएं लगाई गई हैं, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करते हुए कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रही हैं। आपको बता दें, मीडिया से रूबरू होते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा वार किया है। कहा जा सकता है कि हमलावर होते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी पर बड़ा तंज कसा है। आपको बता दें कि वायनाड में चुनाव लड़ने के दौरान उनके द्वारा ये कहा गया है कि मैं वायनाड गई थी और वहां पर मैंने देखा कि पीएफआई का समर्थन राहुल गांधी ले रहे हैं और ऐसे आतंकवादी संगठन को साथ में लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। पीएफआई संगठन को उन्होंने कहा है कि वो हिंदुओं की हत्या करने का लिस्ट बना रहा है और जो हिंदू हत्याएं हो रही हैं वो पीएफआई के द्वारा की जा रही हैं और ऐसे संगठन को साथ में लेकर उनके द्वारा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि उनके द्वारा जो अमेठी की अपनी जनता को कहा गया है कि हमारा परिवार है, तो पूरी अमेठी जनता के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है और वायनाड को जाकर अपना परिवार बताया है और वहां के निवासी अपने आप को बता रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रायबरेली की जनता अब जो है वो मोदी के विकास कार्यों को देखकर वोट करेगी और यहाँ फिर से कमल खिलाने का काम यहाँ की जनता करेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस में अंदरूनी कलह की बात भी कही है और साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया है कि जो अभी तक रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी नहीं घोषित किए गए हैं वो मात्र अंदरूनी कलह का कारण है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। मैनपुरी सीट पर बीजेपी संघमित्रा मौर्य को उतार सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। जनता पार्टी मैनपुरी सीट पर यानी डिम्पल यादव के सामने संघमित्रा मौर्य को प्रत्याशी बना सकती है। इसके लिए बीजेपी हाईकमान ने रिपोर्ट भी मांग ली है। माना जा रहा है कि यदि बीजेपी से संघमित्रा मौर्य चुनाव लड़ती है तो यह टक्कर कांटे भरी होगी और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिम्पल यादव की राह भी आसान नहीं होगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने अभी तक सांसद संघमित्रा मौर्य यानी आरएसएस की प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी का टिकट होल्ड रखा था। माना जा रहा था कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रहे थे, यही वजह रही कि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट होल्ड पर रखा गया था। लेकिन अब सूत्रों का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी सीट पर डिम्पल यादव के सामने संघमित्रा मौर्य को प्रत्याशी बना सकती है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मैनपुरी में लोकसभा सीट पर हो सकता है बड़ा घमासान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सीट के प्रत्याशी हो सकते हैं जयवीर सिंह। हाँ, आपको बताते चले, मैनपुरी में लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जो डिम्पल यादव हैं उनको लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। अभी हाल ही में ही उपचुनाव में 2,88,000 से मतों से जीत दर्ज कराई है। ये सब
पारिवारिक सीट बताई जाती है, जिसमें धर्मेंद्र यादव भी लड़े हैं और लगातार मुलायम सिंह कई सालों तक मैनपुरी के सांसद के रूप में सीट विरासत में बनी रही है। मगर इस बार जयवीर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सदर मैनपुरी के सदर विधायक और कैबिनेट पर्यटन मंत्री है, उनका कहना है कि अगर पार्टी उनको अगर टिकट देती है और मैनपुरी सीट लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाती है तो बखूबी वह इस चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और डिंपल यादव के सामने फाइट भी करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल क्योंकि जसवंत नगर जो विधानसभा है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही मजबूत बेल्ट कही जाती है और जब जो लोकसभा चुनाव आता है तब 50,000 की लगभग बेल्ट लोकसभा सीट से लेकर डिंपल यादव मैदान में जो काउंटिंग के दौरान जब वोट खुलते हैं, काउंटिंग होती है तो उसमें जसवंत नगर जो विधानसभा है वो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं जीत दर्ज कराए जाने को लेकर हमेशा भाग्यशाली साबित होती है। 4 विधानसभाओं की तो बात की जाए जिसमें मैनपुरी में 4 विधानसभाएं आती हैं और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यादव वोट बैंक है वो सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर शाक्य मतदाता है, इसलिए डिंपल यादव की जीत भारी मतों से होना बताया जा रहा है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। बदायूं में लोकसभा सीट को लेकर शिवपाल सिंह यादव के बेटे के नाम की चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार। जैसे समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है, प्रत्याशियों को लेकर के जिस तरह से कंफ्यूजन बना हुआ है, तो वहीं बात करते हैं अगर बदायूं जनपद की तो यहाँ पर भी सबसे पहले धर्मेंद्र यादव का टिकट हुआ था, इसके बाद टिकट बदला गया और शिवपाल यादव का किया गया। अब शिवपाल यादव ने कई जगह जनसभा की प्रचार किया, इसके बाद शिवपाल यादव का बयान आया कि जो जनता चाह रही है कि आदित्य यादव को यहां से चुनाव लड़ाया जाए। तो एक बार फिर बदायूं की सीट कंफ्यूजन में है, समाजवादी कंफ्यूजन में है कि टिकट किसको दिया जाए, जिसको लेकर शिवपाल यादव ने यह भी कहा था कि हम अखिलेश यादव को और आला हाईकमान को यहाँ से जो है एक पत्र भी लिख रहे हैं और पत्र के माध्यम से हम हाईकमान को ये बताएंगे कि आदित्य यादव यहाँ से चुनाव लड़ें। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने की बात कही जा सके। वहीं जनता भी इस तरह से कंफ्यूज है कि समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में कौन यहां से प्रत्याशी होगा। हालांकि अगर बात करें कुछ ही दिन के बाद यहां पर नामांकन तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लेकर के समाजवादी पार्टी का अभी तक सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। मैनपुरी में डिंपल यादव आज से शुरू करेंगी डोर टू डोर कैंपेन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश यादव। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जहां तेज हो गई हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी की मैनपुरी की लोकसभा सीट के प्रत्याशी डिंपल यादव अब डोर टू डोर प्रचार करना शुरू कर दिया है। तो वहीं सदर विधायक राजकुमार जो पूर्व विधायक हैं वो उन्होंने सदर की कमान संभाई है, तो वहीं ब्रजेश कटेरिया को किसनी विधानसभा सौंपी गई है। जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य भोगांव विधानसभा और एमएलसी और मुकुल यादव को करहल की जिम्मेदारी दी है। तो वहीं पूरे जनपद में लगातार डोर टू डोर डिंपल यादव प्रचार कर रही हैं और जो मूल मुद्दे हैं स्थानीय लोगों के उनको उठाने की बात कह रही हैं और अगर वो जीत दर्ज कराती हैं तो वह संसद तक उनकी आवाज पहुंचाने का काम करेंगी। फिलहाल युवा बेरोजगार का और महंगाई का मूल मुद्दों को लेकर सबके बीच जा रही हैं और प्रचार भी कर रही हैं। अब देखना यह है कि जो प्रचार डोर टू डोर हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने काफी पहले डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो वहीं दूसरी पक्ष की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो अभी तक अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है। फिलहाल डोर टू डोर प्रचार में महिलाओं से संवाद कर रही हैं डिंपल यादव और बढ़ चढ़कर जो कार्यकर्ता हैं उनसे युवाओं से सीधा संवाद करने का प्रयास कर रही हैं। अब देखना प्रचार दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लोकसभा का बुगुल फूंकने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार में दमखम से लगे हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। लखनऊ में तौकीर रजा आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। बरेली दंगा मामले में पुलिस आज भी मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट में नहीं पेश कर पाई। इस बार भी कोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई। हालांकि कोर्ट मौलाना तौकीर रजा के घर की कुर्की का नोटिस जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि वर्ष 2010 में बरेली में दंगा हुआ था और इस दंगा मामले में कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड करार दिया है। वारंट जारी होने के बाद मौलाना तौकीर रजा फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की तरफ से
इनाम भी घोषित किया गया है। फिलहाल लगातार पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी करने में पूरी तरह से नाकाम है। कोर्ट ने पिछली पेशी पर गिरफ्तारी न होने पर डीएम और एसपी को कड़ी फटकार भी लगाई थी और कुर्की का नोटिस जारी किया था, जिसे पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के घर पर चस्पा भी किया था। आज मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पुलिस मौलाना तौकीर रजा को आज भी कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, जिस वजह से कोर्ट ने एक बार फिर से पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए मौलाना तौकीर रजा को कहीं से भी ढूंढ कर लाने का निर्देश दे दिया है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस नोएडा, पंजाब समेत कई शहरों में दबिश दे चुकी है। फिलहाल आज कोर्ट ने डीएम और एसपी को मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी करने का कड़ा निर्देश दिया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से बरेली दंगे का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पा रही है, ऐसे में पुलिस आगे क्या हथकंडा अपनाती है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ में इंडिया वॉइस का। दुर्ग में शिक्षित युवाओं के साथ हुई ठगी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। दुर्ग जिले में भोले भाले ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को ठगने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि धमतरी निवासी तिदेश्वर साहू ने सुपेला थाने में आकर के एक मामला दर्ज कराते हैं कि मेरे साथ नौकरी लगाने के नाम पर और युवाओं के साथ में धोखाधड़ी हुआ है। तत्काल दुर्ग पुलिस इस पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच करती है और जांच में पाया जाता है कि दुर्वासा उर्फ अर्जुन मानिकपुरी एवं उसके साथी तरुण कश्यप, शिव डहरिया और किशोर जायसवाल के द्वारा युवाओं के साथ ठगी की गई है। मामला तब बड़ा हो जाता है जब खुलासा होता है कि लगभग 15 से 20 युवाओं के साथ लगभग 71 लाख रुपए की ठगी हुई है। आपको बता दें कि ये ठग बहुत शातिर थे, इनके ऊपर कई पुराने मामले दर्ज हो चुके हैं गबन और धोखाधड़ी के। युवाओं को ठगने का बहुत ही नया तरीका उन्होंने ढूंढ रखा था कि युवा जब बताया जाता था कि मंत्रालय या किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी लगाएंगे, उनको उसी डिपार्टमेंट में बुला करके उनको दिखाया जाता था कि हमारी पहुंच कहां तक है और पैसे की लेन देन भी उसी विभाग के प्रीमाइसेस में बेरोजगार युवाओं को बताया जाता कि आपको इतने लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 7 लाख, किसी से 10 लाख, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ठगा जाता था। यहाँ पे गौरतलब करने वाली बात है कि लगभग 3 से 4 साल से ये ठग अपने शिकार ग्रामीण बेरोजगार युवा भोले भाले लोगों को बनाया करते थे। अब ये पुलिस की जद में है, कानून की पकड़ में है। मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन गौकरण निषाद के साथ ध्रुव। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।